सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा ग्रेविटेशन का ये लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा था ग्रेविटेशनल न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में देखा था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में देखा था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमने देखा था। आज हम बात कर रहे हैं कि, जो टॉपिक बचता है हमारे पास वो होता है एस्केप वेलोसिटी, और दूसरा हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है हमारा केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहले टॉपिक होगा एस्केप वेलोसिटी। तो बात करता है कि व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी। तो ये वो मिनिमम स्पीड है जिस स्पीड से किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम ऊपर फेंकें तो वो कभी अर्थ के पर वापस ना आए। तो उस स्पीड को हम कहेंगे, यानी उस वेलोसिटी को हम कहेंगे एस्केप वेलोसिटी, यानी द मिनिमम वेलोसिटी विथ विच ए बॉडी मस्ट बी प्रोजेक्टेड अप सो एज टू इनेबल इट टू जस्ट ओवरकम द ग्रेविटेशनल पुल इज नोन एज एस्केप वेलोसिटी। यानी वो मिनिमम वेलोसिटी देना से किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करना ताकि ये जस्ट इनेबल हो जाए ग्रेविटेशनल पुल को ओवरकम करने में, यानी ये ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चला जाए। और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक बार अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चला गया तो फिर अर्थ पर वापस नहीं आएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल से बाहर जाने का मतलब है कि अर्थ का जो फोर्स लगा रहा था उसे अपने सेंटर की ओर वो फोर्स अब जीरो हो जाएगा। मतलब जीरो होगा मतलब उसकी वैल्यू अब जीरो हो जाएगी। तो इस वेलोसिटी को हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पर एक अर्थ है, अर्थ के ऊपर से हमने एक क्या किया, अर्थ के ऊपर से एक हमने ऑब्जेक्ट को किया है, प्रोजेक्ट किया है, ठीक है। तो इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, यानी इसके वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए सच दैट ये अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल फील्ड को बाहर ओवरकम कर जाए। तो ये जो मैंने व्हाइट स्लिप से बनाया ये अर्थ का क्या है, ग्रेविटेशनल पुल है। एक बार ये इससे बाहर चला गया तो ये वापस कभी नहीं आएगा। तो हमें मिनिमम कितनी स्पीड देनी पड़ेगी, इसे बोलते हैं हम एस्केप वेलोसिटी। फॉर्मूला क्या होता है बात करते हैं, तो फॉर्मूला होता है v इक्वल टू 2gm/r। यहाँ m क्या होता है और r क्या होता है, तो बात करें तो m होता है हमारा मास ऑफ अर्थ है ना, यानी जिस प्लैनेट से हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, यानी अगर हम यहाँ प्रोजेक्ट कर रहे हैं अर्थ से तो ये हो जाएगा मास ऑफ अर्थ, और r की वैल्यू हो जाएगी रेडियस ऑफ अर्थ। देखिए यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं हम अर्थ के एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो रेडियस ऑफ अर्थ। तो देखोगे जो हमारे पास एस्केप वेलोसिटी है ये डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है कि अर्थ का मास क्या है और अर्थ का रेडियस क्या है। ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि जिस ऑब्जेक्ट को हम फेंकने वाले हैं उसका मास क्या था। मान लो अगर हम जो मास को, जो इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मान लो उसका मास m है, जिस है ना, मान लो जिस स्टोन को हम फेंक रहे हैं मान लो उसका मास m है, तो इस स्टोन यानी इस पत्थर का मास कितना है इस पर डिपेंड नहीं करता है कभी भी एस्केप वेलोसिटी। तो v का तो जगह 2gm/r, इसको सॉल्व करोगे तो इसको आप और सकते हो √2 × g होता है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी अगर g की वैल्यू अगर आप पुट करोगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और रेडियस अगर आप पुट करोगे 6.4 इंटू 10⁻6400 किलोमीटर होता है, ठीक है। 64 मीटर है तो 10⁻5 मीटर। अगर ये आप ये पुट करोगे तो यहाँ से जो इसके वेलोसिटी का आंसर आता है वो कितना होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी हमारे पास जो अर्थ के सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम प्रोजेक्ट करते हैं ऊपर तो कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी ताकि वो कभी अर्थ पर वापस ना आए, तो उसकी स्पीड कितनी होगी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये किस किस पे डिपेंड करता है, तो एस्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड डायरेक्शन ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द बॉडी। यानी जो बॉडी का मास कितना है और उसको हमने किस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया है ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता है। यानी ऑब्जेक्ट को चाहे आप ऐसे सीधा ऊपर प्रोजेक्ट करो, चाहे आप इसको ऐसे प्रोजेक्ट करो, या चाहे इसको आप किसी भी एंगल पर प्रोजेक्ट करो, किसी भी एंगल पर प्रोजेक्ट करोगे सभी में जो एस्केप वेलोसिटी है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड ही होगा। यानी ये डायरेक्शन पे भी डिपेंड कभी भी नहीं करता है। बात समझ आ गया। दूसरा कहता है ये तो डिपेंड किस पे करता है, तो ये डिपेंड करता है रेफरेंस बॉडी पे। रेफरेंस बॉडी कहने का मतलब है कि जिस बॉडी से, यानी जहाँ पर हम किस बॉडी से दूसरे ऑब्जेक्ट को हम थ्रो कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम स्टोन को कहाँ से थ्रो कर रहे थे, अर्थ के सरफेस से, तो अर्थ का जो अर्थ हमारा वो क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा हमारा रेफरेंस बॉडी। तो ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि रेफरेंस बॉडी पर डिपेंड करता है। दैट मीन्स की रेफरेंस बॉडी का मास कितना है और उसकी रेडियस कितनी है, इस पर ये डिपेंड करता है। तो ये हो गया हमारा एस्केप वेलोसिटी। बात करते हैं केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो जिस तरह से हमारे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था उसी तरह न्यूटन से भी पहले एक आया था केप्लर्स। तो केप्लर्स ने क्या कहा था कि जितने भी प्लैनेट सन के अराउंड अगर वो रिवॉल्व कर रहे हैं तो क्या कर रहा है कि वो जब वो रिवॉल्व करते हैं तो वो एक फिक्स कुछ लॉ को हमेशा फुलफिल करते हैं, यानी उन रूल को वो फॉलो करते हुए सारे प्लैनेट क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। जिससे हमारा, जैसे मान लो अगर अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, या फिर अगर हमारा अर्थ सन के चारों ओर घूम रहा है, तो ये जितनी भी चीजें हैं वो तीन लॉ थे केप्लर्स के, उन तीनों लॉ को फॉलो करती है। तो आज हम बात करने वाले ये तीन लॉ है क्या क्या। ये तीनों लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो पहला लॉ है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट ना। फर्स्ट लॉ को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। इसमें कहता है कि एवरी प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन, है ना। जितने जो प्लैनेट है यानी जितने ग्रह हैं वो सन के जो चारों ओर घूम रहे हैं वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहे हैं।
जिसमें सन कहाँ पर का है, तो सन किसी एक फोकस पर है। तो अब तक हम जो ये समझते आए थे कि अर्थ हमारा एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है और सेंटर पे हमारा सन है, ऐसा नहीं है, ये गलत कंसेप्ट है। तो सही कंसेप्ट क्या है कि जो भी हमारा अर्थ है या फिर जितने प्लैनेट है वो सन के चारों ओर एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं, जिसमें सन कहाँ होगा, किसी एक फोकस पर होगा। तो अब बात करोगे सर कि ये इलिप्टिकल ऑर्बिट होता क्या है, तो देखो ये होता है हमारा इलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है। ये हमारा इलिप्टिकल पाथ हो गया ना, ऐसा कुछ अंडे के जैसा, इसे बोलते हैं हम इलिप्स बोलते हैं, इसे हम इलिप्टिकल ऑर्बिट बोल रहे हैं। देखो ये जो घूम रहा है वो हमारा मान लो अर्थ है, तो देख लो अर्थ कैसे घूम रहा है, ये अर्थ ऐसे हमारा घूमता है। सन कहाँ पर, तो बोलोगे सर सन कहाँ है, तो सन बोलेंगे ये हमारा सन है, सन किसी एक फोकस पर होगा। यहाँ दो फोकस हैं, इसे बोलते हैं फोकस नंबर 1 और इसे बोलते हैं फोकस नंबर 2। तो सन को किसी एक, तो सन हमारा किसी एक फोकस पे होता है ना, और उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती, वो हमारा एक फोकस पे ही फिक्स है। जैसे मान लो यहाँ पर हमारा जो सन है वो फोकस 1 पे हमारा फिक्स है, तो जो हमारा प्लैनेट है वो कैसे मूव करता है, ऐसे मूव करता है ना, कभी वो सन के कभी कभी वो क्लोज आता है, कभी कभी वो सन से दूर चला जाता है। एक चीज थोड़ी गौर और बात करो तो इसमें की और तो आपको ध्यान देगा कि जब ये प्लैनेट है ना, जो हमारा अर्थ है, जैसे जैसे वो जब वो सन के सामने आता है तो उसकी स्पीड अचानक से बहुत तेज बढ़ जाती है, नहीं जैसे सन के सामने आएगा वहां से आता है तो काफी तेजी से भाग जाता है। जैसे वो इससे दूर जाएगा तो इसकी स्पीड से कम हो जाएगी, है ना, स्पीड कम हो जाएगी। फिर जैसे वो सामने आए तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, है ना, तो ऐसे जाता है ये, ठीक है। तो बात समझ आ गई। तो ये हमारा केप्लर्स का फर्स्ट लॉ है। तो केप्लर्स का फर्स्ट लॉ का आपको बस एक स्टेटमेंट पता होना चाहिए, डायग्राम आप बना सकते हो इस टाइप से ना। तो ये चलता डायग्राम तो नहीं बना सकते हो, हाँ डायग्राम का ऐसा रुका हुआ है, एक डायग्राम आप बना सकते हो। बात करते हैं केप्लर्स का सेकंड लॉ क्या है। केप्लर्स के सेकंड लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ एरिया। अब लॉ ऑफ एरिया क्या है, इसे कहते हैं द लाइन जॉइनिंग द सन टू द प्लैनेट शिफ्ट्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट। अब तक हमने पढ़ा था लीनियर वेलोसिटी हम पढ़ते हैं, एंगुलर वेलोसिटी पढ़ते हैं। अब एक नया आता है वेलोसिटी, इसको हम बोलते हैं एरियल वेलोसिटी। अब ये एरियल वेलोसिटी है क्या, इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो अभी मैंने बताया था कि जितने प्लैनेट होते हैं वो सन के चारों ओर एक इलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं, कुछ इस तरह से। सन हमारा किसी एक फोकस पर है, ठीक है। अब बात करते हैं, मान लो अगर हमारा सन, ठीक है, हमारा जो अर्थ है, अर्थ मान लो किसी एक पाथ से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चला गया, इस पॉइंट से चला गया ऊपर पॉइंट तक आ गया, ठीक। और उसमें इसकी वेलोसिटी कितनी है, वी वेलोसिटी थी, और ये dt टाइम में कहाँ से कहाँ, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चला गया। तो सन से पहले जो हमारा लाइन ज्वाइन किया था अर्थ, हमारा प्लैनेट को, और फिर कुछ समय बाद यानी dt टाइम के बाद जब ये इसकी पोजीशन चेंज हो गई है, दैट मींस ये ऊपर आ गया है। अब हम सन से ज्वाइन करते हैं इस लाइन को, ज्वाइन करने पर हमें क्या दिखता है कि यहाँ कुछ एरिया बन जाता है, ठीक है, ये हो गया एरिया, ठीक है। अब बात करते हैं कि एरियल वेलोसिटी होती क्या है। तो जिस तरह होती है लीनियर वेलोसिटी को हम बोलते हैं डी एल अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, बोलते हैं, बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी। ये क्या होता है, ये होता है हमारा लीनियर वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ बोलते हैं रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसे बोलते हैं हम लीनियर वेलोसिटी। अगर बात करोगे डी ए अपॉन डी टी, तो ये क्या होगा, इसे हम बोलेंगे एरियल वेलोसिटी, है ना। एरियल मतलब एरिया, है ना, सर्फ एक्सल नहीं, या वो सर्फ वाला वो एरियल नहीं, है ना। ये एरियल मतलब एरिया, इसे बोलते हैं हम एरियल वेलोसिटी, ठीक है। तो एरिया कितना ज्यादा वो कवर कर रहा है कितने कम टाइम में, तो अगर कम टाइम में जितना ज्यादा एरिया को कवर करेगा तो हम बोलेंगे उसकी एरियल वेलोसिटी उतनी ज्यादा है। तो कहता है कि इसकी एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। अब तो सर एरिया कांस्टेंट कैसे होगा, तो कहता है कि मान लो इसका एरिया आप कैसे निकालोगे, तो एरिया का फॉर्मूला होता है, मान लो ये एरिया डी ए है, तो डी ए इक्वल टू हो जाता है हाफ इंटू आर इंटू होता है आर्क लेंथ। आर्क लेंथ मतलब ये लेंथ है कितना, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा टोटल, तो इसकी वेलोसिटी है v और टाइम है dt, तो dt टाइम में ये कितना ये लेंथ कवर कर लेगा, ये हो जाएगा v dt। यहाँ से अगर हम करें कि डी ए अपॉन डी टी कितना हो जाएगा, डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू हो जाएगी हाफ इंटू आर इंटू वी, ठीक। अब क्या कहते हैं, अगर इसको, है ना, अब इसे अगर हम मास से मल्टीप्लाई कर ले, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर ले, तो अब यही टर्म क्या बन जाएगा, इसी टर्म को हम क्या लिख सकते हैं अब, एम वी आर अपॉन 2m, ठीक। सिंस हम जानते हैं ना, सिंस हम जानते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है एल, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है एम वी आर। तो अब एम वी आर का जगह एल पुट कर लो, तो हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो क्या बन जाएगा कि डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू हो जाएगी एल अपॉन 2m, ठीक है। तो ये लास्ट वाला एक एक्सप्रेशन आपको याद रखना है अपने साथ, है, इसे याद रखना है। तो ये होता है प्रॉपर लॉ ऑफ एरिया। अगर इसका कब से अगर आपसे डेरिवेशन पूछा जाए तो आप डेरिवेशन ये कर सकते हो ना, डेरिवेशन में सिर्फ ये पार्ट करना है, इधर पार्ट को नहीं करना है, ठीक है। ये पार्ट आप इससे कर सकते हो। अगर आपसे सिर्फ स्टेटमेंट पूछा जाए कि कैप्लर्स का सेकंड लॉ का स्टेटमेंट दो, तो स्टेटमेंट लिख के आप चाहे तो ये डायग्राम भी बना सकते हैं।
अब बात करते हैं हमारा थर्ड लॉ। आखिरी होता है हमारे पास, इसको बोलते हैं थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या है? इसको बोलते हैं टाइम ऑफ पीरियड्स ना, इसको बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं लॉ ऑफ पीरियड्स बोलते हैं। अब लॉ ऑफ पीरियड्स क्या होता है? तो कहता है द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन टी, ठीक है, यानी जो अर्थ को सन के चारों ओर घूमने में जो टाइम लगता है वो कितना है? वो टाइम टी है। तो ये टाइम टी का अगर आप स्क्वायर करोगे, है ना, इस टाइम टी का क्या करोगे आप? अगर स्क्वायर करते हैं, ठीक है, इस टाइम पीरियड का अगर आप स्क्वायर करोगे ऑफ रिवोल्यूशन टी का किसी प्लैनेट के लिए अराउंड द सन, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको होता है? तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द ऑर्बिट। अब सेमी मेजर एक्सिस कौन है यहाँ पर? तो देखो यहाँ इसके जो सेंटर सी था, है ना, यहाँ पर फोकस 1 था, ये फोकस 2 था। तो इसके सेंटर से लेकर ये जो लेंथ होती है इसे क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं हम? इसे बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस, और इसकी वैल्यू ए होती है, ठीक है। सिमिलरली अगर ऊपर कहा जाए तो ऊपर वाला जो लेंथ है ये इसकी वैल्यू बी होती है, इसको हम लोग बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस। और इसको हम इसकी वैल्यू बी होती है। तो कह रहा है जो टाइम पीरियड टी होगा वो उसका स्क्वायर होगा, वो प्रोपोर्शनल किसके होगा? सेमी मेजर एक्सिस के। तो सेमी मेजर एक्सिस कौन है यहाँ पर? ए है। तो यानी जो हमारा टाइम का स्क्वायर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस, मतलब ए क्यूब। बी क्यूब मत करना, ए क्यूब होता है ना, ए क्यूब होता है पूरा। तो ये होता है हमारा थर्ड लॉ, है ना, टाइम पीरियड यानी कैपिटल्स का थर्ड लॉ, जिसको हम लॉ ऑफ पीरियड्स भी बोलते हैं। तो ये टोटल हमारा हो गया आज के टॉपिक में। हमने क्या क्या कवर कर लिया? आज के टॉपिक में हमने कवर कर लिया था कैपेसिटी और कैपिटल्स के 3 लॉ। ये इन दो में से एक क्वेश्चन तो आपका 100% फिक्स आता ही आता है, ठीक है। 3 मार्क्स में, 5 मार्क्स में, 2 मार्क्स में भी आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है। तो बाकी जो क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी हमारे चैनल को नया ज्वाइन भी किया होगा, अगर नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना। और जितना हम यहाँ पर लेक्चर्स लेंगे आपको हर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। पीडीएफ कहाँ मिलेगा वो आपको बता देंगे। सारे लेक्चर का पीडीएफ मिलता है हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो पहले लेक्चर को देखकर समझ लो, समझने के बाद अगर आपको नोट्स बनाना है तो चाहे तो वीडियो को देखते हुए नोट्स बना सकते हैं, नहीं तो वीडियो पॉज समझ जाने के बाद में आप पीडीएफ भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन मेरी पर्सनल रिक्वायरमेंट है कि हमेशा रिक्वेस्ट होती है कि हमेशा आप नोट्स खुद से बनाया करो, हैंड रिटन लिखो। हैंड रिटन लिख पाओगे यहाँ तभी आप जाके एग्जाम में लिख पाओगे। इस चीज़ को हेल्प को समझते हुए हमारे जो क्लास 12 के स्टूडेंट थे इस बार, जिन्होंने जिनका एग्जाम शायद बहुत अच्छा हुआ है, ऐसा तो उनका कहा था, तो जो जैसा उनका रिजल्ट होगा वो आपको बता देंगे कि उनका एग्जाम कितना अच्छा हुआ है। जो चीज़ हमने उनको बताया था कैसे आपको एग्जाम में आंसर्स लिखना है ना, सब कुछ चीज़ें को लेकर। तो जिन्होंने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लो, और टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पर आपको मिल जाएगा लास्ट वाले में हमारे। आप यहाँ पर टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चैनल को ज्वाइन कर लो और ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ताकि ग्रुप में आपको कोई भी क्वेश्चन का डाउट है तो आप वहाँ पर पूछ सकते हो।